Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Market. Nazin, what is happening on the economic front is unacceptable. A number of things are happening कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती and going forward जो challenges हैं वो गंभीर से गंभीरतर होते हुए नज़र आते हैं. But a good news on the economic front is from the forex side where the armed forces have taken the lead और जो डॉलर की स्मगलिंग है उसको कर्ब किया गया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि डॉलर में 30 से 35 रुपए की बेहतरी हुई और डॉलर जो है वो इस वक्त 260 रुपए पे भी लोग बेचने को तैयार हैं. दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिक्योरिटी मेजर. बट देखना यह है कि ये इकनॉमिक वैल्यू कितना सस्टेनेबल है, बिकॉज सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू नहीं रह सकते. सो एक्विटी मार्केट में अ नंबर ऑफ पीपल आर स्टक. 40,000 के लेवल से 49,000 तक बाज़ार गई. पीपल वर जुबलेंट, दोबारा बाज़ार में आए और अब 48,000 के लेवल पर माल लेके लोग फंस गए. सो रज़ा से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग जो एक्विटी मार्केट में फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए. रज़ा हैज़ ऑलवेज बीन अ हेल्प एंड अ गुड एडवाइज़र फॉर सच सिचुएशंस. रज़ा, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. सानी साहब, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. वेलकम. रज़ा, यू हैव सीन द टू रीसेंट इवेंट. एक तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने देखा, इट्स प्लीजिंग न्यूज़ कि सेंट्रल बैंक ने उसको मेंटेन किया. दूसरा फॉरेक्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने काफ़ी गवर्नमेंट को असिस्ट किया है और जो एक क्रैकडाउन है उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की डिमांड थी वो काफ़ी कम हुई है. इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे जो शॉर्ट टर्म में सिचुएशन की मैनेजमेंट है उस पर आप कैसे पड़ता हुआ देखते हैं? जी, दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक्सचेंज और इंटरेस्ट, और दोनों का तुक अगर आप कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस बता दिए जाएंगे. और उसकी वजह ये थी एनालिस्ट देख रहे थे कि करेंसी कंट्रोल में नहीं है और स्पेकुलेटिव प्रेशर्स हैं. तो ऑब्वियसली द फैक्ट के कुछ मेजर्स लिए गए थोड़ा सी स्पेकुलेशन को कर्व करने के लिए, खासतौर पे ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज पे जो थोड़ा सा भाव डाला गया, तो उसका हमने असर देखा और 300 के नीचे टू द डॉलर करेंसी आई. और इसी चीज को वन ऑफ द रीजन जो सेंट्रल बैंक ने इसको तरजीह दी है इन होल्डिंग इंटरेस्ट रेट्स. और इनफैक्ट ये सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल रखा गया. जुलाई के में भी बिल्कुल ऐसा ही था. तो आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस थी सेंट्रल बैंक की तरफ से. पिछली दफा भी के इंटरेस्ट रेट पीक हो गए, लेकिन ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंस की कमी रही है, तो वो गाइडेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था. लेकिन हो सकता है कि अब क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई हैं जिसमें स्टेटस को रहा है, तो थोड़ी सी अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब सेंट्रल बैंक की गाइडेंस की तरफ आए. तो दैट इज पॉसिबल. जहां तक करेंसी का हवाला है, जी बिल्कुल एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट आप कह सकते हैं कि था, बिकॉज अगर आप देखें जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है या जो हमारा, वो तो देखें अगस्त में इतना कोई बुरा नंबर नहीं है, $160 मिलियन की डेफिसिट है जी, तो वो मैनेजेबल है. उससे पहले भी जो अगर आप देखें जुलाई में तकरीबन $800 मिलियन का डेफिसिट था, तो उसमें ऐसा नहीं है कि इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ट्रेड डेफिसिट जो कहलाएगा और रेमिटेंसेस में वो इक्विलिब्रियम नहीं था, बराबर बराबर ही थे. रेमिटेंसेस वर इक्वल टू ट्रेड डेफिसिट, लेकिन फर्क ये सिर्फ ये था कि पेमेंट्स जो पेंडिंग थी, जो 4 महीने से हमने अलाउ नहीं की थी या उससे भी पहले, क्योंकि 4 महीने से करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा था, तो वो जब अलाउ करी तो फिर एक थोड़ा सा प्रेशर आया. लेकिन कहने को एक ट्रेड डेफिसिट और रेमिटेंसेस बैलेंस में है, तो ऑन इट्स ओन अगर आप इसको उससे भी मिलाएं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी 100 के नीचे है, अबाउट 90 है, और द फैक्ट कि ये बैलेंस जो मैंने अभी कहा, तो ब्रॉडली स्पीकिंग रुपी आप कह सकते हैं कि मार्केट क्लियरिंग लेवल्स पर है. और बिल्कुल एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट था जिसको कंट्रोल में किया गया. बट इम्पोर्टेंट ये है कि आगे ये नेचुरली स्पेकुलेशन कम हो जाए कि इसकी टाइट मॉनिटरिंग की जरूरत ना पड़े. सो वी डू नीड कॉन्फिडेंस टू कम बैक एक्चुअली, ताकि ये तो भारत गवर्नमेंट ये कर रही है कि एक्सचेंज कंपनियां बैंक की तरफ से ला रहे हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. आई थिंक इससे एक लास्टिंग इम्पैक्ट जरूर आएगा.
तो करेंसी का ये है कि शॉर्ट टर्म में तो देखें बिल्कुल इट शुड सस्टेन अराउंड करंट लेवल्स, इसकी कोई कैश करंट अकाउंट पे इतनी घबराहट नहीं है। लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान को हार्ड डॉलर्स की इनफ्लो चाहिए होगी, हाँ वो आईएमएफ के जरिए हो, हाँ वो एफडीआई के जरिए हो, या प्राइवेटाइजेशन के जरिए हो। तो ये एक चीज जरूरी है, और इन्फ्लेशन में थोड़ा हमें पेशेंट रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ महीने लगेंगे बिफोर इन्फ्लेशन स्टार्ट टू कम डाउन, तो उस टाइम पे थोड़ा अथॉरिटीज को विजिलेंट रहना पड़ेगा, जैसे रहे हैं इन द लास्ट मंथ और सो। बिल्कुल ठीक है। रज़ा ये फरमाएं कि आर यू वन ऑफ दोज हु थिंक कि डॉलर जो है वो कोई 260 और 70 के आसपास भी स्टेबल हो सकता है, या फिर आप उन लोगों में से जो ये समझते हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और थोड़ा सा प्रेशर अगर आएगा तो ये दोबारा डॉलर 310 315 पे चला जाएगा? जी, आई एम मोर रियलिस्टिक। आई थिंक देखिए ऑब्वियसली एक एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का, क्लैम्प डाउन का, तो वो कब तक सस्टेन रहता है। अगर वो थोड़ा ईज होता है, या हमें जो मैंने आपको भी कहा कि इनफ्लोज आने में देर लगती है, तो सर्टनली प्रेशर। स्पेकुलेटिव प्रेशर्स वी हैव सीन अगेन कि वो बॉर्डर विद अफगानिस्तान, परसम बॉर्डर वो बंद था, उसको वापस खोला गया है। तो सर्टनली जब बड़ी कोई पेमेंट्स होंगी, वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली एज वेल, तो सर्टनली स्पाइक तो आ सकते हैं ना, राइट। उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लगता है शायद कि जहां तक वैल्यू बात हो गई कि भाई वो उससे फर्क देखने नहीं पड़ता अगर 305 310 हो गया, लेकिन एक्चुअली जो लेवल जिसपे इकोनॉमी थोड़ा इक्विलिब्रियम। हमारा करंट बैलेंस में है ना, वो अराउंड दीज लेवल्स आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट को देख के और रेमिटेंसेस को देख के कि वो इतना कोई दूर नहीं है फ्रॉम फ्रॉम द वैल्यू वेयर इट नीड्स टू बी। तो सर्टनली ये जो स्पाइक्स हैं दोनों तरफ हो सकते हैं। ओवर राइट। शूटिंग 300 प्लस की भी जा सकती है, तो ओवर शूटिंग टुवर्ड्स 280 भी हो सकती है, लेकिन अराउंड दीज लेवल्स आप एक इक्विलिब्रियम लेवल कह सकते हैं फॉर नाउ। इसको सस्टेन करने के लिए या इसमें एक आपको सस्टेनेबल डायरेक्शन पकड़ने के लिए थोड़ी क्लैरिटी चाहिए ऑन ऑन एफडीआई। अब अगर एक पॉजिटिव सरप्राइज आ जाते हैं जल्दी और वी आर एबल टू अट्रैक्ट मनी फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, तो सर्टनली रुपया और बढ़ जाता। इट्स अ फंक्शन ऑफ ये जो मैंने चीजें कही कि ये कैसे पैन आउट करती हैं, उससे एक फाइनल व्यू बनेगी। बट फिलहाल आई कैन से कि नहीं, वेयर नियर मार्केट क्लियरिंग लेवल, ज्यादा दूर नहीं है उससे। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। रज़ा ये बताएं कि मार्च के आसपास हमने आपसे गुफ्तगू की थी और आपने कहा था कि सितंबर में लगता है कि ये रेट्स जो हैं पीक आउट हो जाएंगे। बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हुई, बट अल्टीमेटली ऐसा नज़र आ रहा है कि काइंड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से भी इंडिकेशन है, एमपीसी की तरफ भी से भी इंडिकेशंस हैं कि ये इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पीक आउट हो रहे हैं। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंट, उसको रियलिस्टिकली आप कैसे देखते हैं? और ये जो इंटरम सेटअप है, इसकी जो मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे जो स्टॉक एक्सचेंज को चेयर करती हैं, कि बोर्ड को चेयर करती हैं, वही अब फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। सो हाउ डू यू लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल अकाउंट, और कितना चैलेंजिंग आपको आगे 4 से 6 महीने का वक्त दिखता है? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी बिल्कुल, देखें करंट अकाउंट एक चीज है विच वी टॉक्ड अबाउट, लेकिन एक ऑब्वियसली हमारा कैपिटल अकाउंट है जिसमें थिंग्स लाइक डेट रीपेमेंट, एफडीआई, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। एंड आई थिंक कल स्टेट बैंक गवर्नर ने भी जो अपनी पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी ब्रीफिंग दिया एनालिस्ट को, तो ऑफ कोर्स वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रॉस रिटायरमेंट हमने करनी है FY24 में। अगर हम रोल ओवर भी कर दें तो ऑफ कोर्स रीपेमेंट जिसमें यूरो बॉन्ड एक शामिल होगा अप्रैल में, तकरीबन आई थिंक अभी $7 to 8 बिलियन हैं जो इनका अभी तक हमने वी हैवंट रियली फॉर्मुलेटेड अ प्लान। प्लान ऑफ कोर्स एफडीआई ही है। प्राइवेटाइजेशन पे हम देख रहे हैं कि पीआईए पे जोर है, एसआईएफसी पे जोर है, और प्रोजेक्ट हमने सुना है रेकोडेक हो सकता है, या रिफाइनरी में सऊदी पैसे लगा सकता है। बात यह है कि बिल्कुल आपने जो वक्त का जो आपने कहा है कि 3 से 4 महीने, दैट इज क्रिटिकल। देखिए ये सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वक्त के साथ हो। राइट। और ये आईएमएफ प्रोग्राम जो है ये ऑलरेडी जुलाई से शुरू हुआ है, तो ऑलरेडी 1 क्वार्टर हो गया, 9 मंथ्स का ये प्रोग्राम है। तो जो मार्च 2024 के एंड से अख्ताम कर जाएगा, तो उसके बाद तो आई थिंक बड़ा क्लियर है कि हमें एक नया आईएमएफ प्रोग्राम चाहिए। तो देखिए अगर ये पैसे जो हम
आय कर रहे हैं, एफडीआई प्राइवेटाइजेशन, अगर ये वक्त से नहीं आते राइट तो सर्टेनली आईएमएफ प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है फौरन, कि राइट हमें एक सक्सेसर आईएमएफ बगैर टाइम जाए के बगैर करना होगा। उसमें थोड़ी सी साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी जरूर पैदा होती है कि केयरटेकर सेटअप कब तक चलता है, इलेक्शंस कब तक होते हैं, हु विल नेगोशिएट, किसके पास इख्तियार है नया आईएमएफ प्रोग्राम नेगोशिएट करने का। तो ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर पैदा हो जाती है जितनी डिले होगी इस पैसे को रेज करने में। अगर ये पैसा आ जाता है एफडीआई तो थोड़ा हमें मजीद वक्त मिल जाता है, बट अगर ये पैसा टाइमली नहीं आता है तो सर्टनली आईएमएफ के अलावा कोई और चारा दिखता नहीं है। लेकिन उसमें भी सवाल है कि किसके पास इख्तियार है और वो कब निगोशिएट करेगा और कौन करेगा। तो सर्टनली ये अनसर्टेनिटीज तो मौजूद हैं इकोनॉमी में और मार्केट में। राइट और ये वाली जो बातचीत है कि आईएमएफ के आने के बाद भी जो है वो लोकल डेट की रिस्ट्रक्चरिंग लगता है कि ज़रूरी है, और जो डिफ़ॉल्ट है उसका भी ख़तरा पूरे तरीके से अवर्ट नहीं हुआ, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? तो पहले मैं तो दूसरा आपका पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखें, हम थोड़ी सी अगर कुछ महीने पहले चले जाएं तो जून के एंड पे जो प्रीवियस आईएमएफ प्रोग्राम था $6.5 अरब का और 3 साल का ईएफएफ प्रोग्राम, वो तो कंक्लूड हो रहा था और उसमें राइट तो बाहर लग रहा था कि अब कुछ अंत नहीं है। तो उस वक्त का सेंटिमेंट आपको भी याद होगा, उस वक्त इक्विटी मार्केट एंड एवरी नॉट जस्ट इक्विटी मार्केट बट जनरल सेंटिमेंट भी एक काफी थ्रू द फ्लोर ही था एंड ऑफ जून। फिर भी गॉट अ लाइफ लाइन, हमें एक 9 मंथ्स का प्रोग्राम मिल गया। लेकिन मैंने यही कहा कि हमने एक थोड़ी रिलीफ रैली देखी है या सेंटिमेंट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। राइट लेकिन अगर ये चीजें फरवरी मार्च या अगले कुछ महीनों में क्लैरिटी नहीं आई तो ज्यादा देर नहीं लगेगी हमें टू बी बैक इन द सेम पोजीशन जो हम जून के एंड में थे, कि वही हाल होगा कि आईएमएफ खत्म हो रहा है और आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो एक तो ये चीज हो गई। सो दैट्स द आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड कि ये वापस बहुत जल्दी रिवर्स हो सकती हैं चीजें। तो टाइम की जरूर शॉर्टेज है एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दैट दे कैन, लेकिन थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी अगर आ जाए बोथ ऑन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। अब ये देखें, दोनों चीजें एक तरह से लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर आप देखें रुपी जो स्ट्रेंथन हुआ है दैट इज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, या लेकिन उसका कोई खासा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे हमने नहीं नहीं देखा देखा, ना सिर्फ परफॉर्मेंस पे ना वॉल्यूम पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये नहीं हुआ। दूसरी राइट चीज ये है कि कल ही मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो स्ट्रीट कंसेंसस तो 1.5% बढ़ने का था और कोई चेंज नहीं हुआ। तो वन वुड हैव थॉट कि आज एक ज्यादा बड़ा रिएक्शन आता वॉल्यूम्स में भी, और आई थिंक दिस जो रिएक्शन था इंडेक्स का, लेकिन वो भी बड़ा म्यूटेड सा रिएक्शन था। या आई थिंक जाहिर यही हो रहा है कि ये चीजें अपनी जगह इम्पोर्टेंट जरूर हैं, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए कि ये चीजें अब सस्टेन कर जाएंगी। तो इंटरेस्ट रेट्स का जहां तक बात हुई कि फिलहाल तो यही लग रहा है कि स्टेट बैंक अपनी गाइडेंस पे अब कायम है या एंड वो चाह रहा है कि अब अराउंड ही एनालिस्ट अपनी एक्सपेक्टेशंस एंकर करें, बट रिस्क अपनी जगह मौजूद हैं। एंड लाइक आई सेड कि एक विंडो एक है हमारे पास मौजूद जिसमें हम ये चीजें जो हम प्लान कर रहे हैं वो कर लें और अपने आप को तैयार कर लें कि सक्सेसर आईएमएफ प्रोग्राम के लिए हम तैयार हैं। उसमें डिले आई थिंक अगर होने लगे तो फिर फिर बड़ा वापस से ये मुश्किल हो जाएगा टू कंट्रोल द सिचुएशन। राइट अच्छा ये बताएं रज़ा कि देर आर मार्केट प्लेयर्स हु नाउ थिंक कि शायद बाज़ार की ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, आई लो वॉल्यूम, कभी 30-35 बिलियन के जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल वैल्यू ट्रेडेड कहलाई जाती थी। अभी 5 बिलियन से ज़्यादा अगर काम हो जाए तो उस दिन को कहा जाता है कि दे वर रीजनेबल वॉल्यूम्स। सो दिस इज़ क्वाइट अ चैलेंजिंग सिचुएशन, और इसमें जो कुछ प्लेयर सोचते हैं कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट डेट या ट्रेजरी बिल्स के ETFs की तरफ जाएं। सो हाउ सस्टेनेबल दीज अप्रोचेस आर, या फिर इन्वेस्टर को लोगों को समझाना होगा कि यार शॉर्ट टर्म इज़ नथिंग, थिंक ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। नहीं, आपने आई थिंक जो पहला सवाल था विच उससे भी मैं आता हूँ, जो आपका लास्ट था कि वो उससे भी लिंक्ड है कि आपने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी। तो वो तो देखें वो बात आ गई कि इंटरनेशनल अगर हमारी एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है तभी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक साइड से आएगा।
और अगर आप पिछले 2 एग्जांपल्स देखें इनफैक्ट तो थोड़ी-सी उससे कम्फर्ट ड्रॉ होती है। ज़ाम्बिया में डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई। श्रीलंका में हुई लेकिन बैंक्स को के डेट को टच नहीं किया गया। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम इस मोड पे आएँगे या नहीं आएँगे, क्योंकि देयर इज़ आल्सो अ डिबेट कि हमारी जो एक्सटर्नल डेट है वो 15% एक्चुअली वो कमर्शियल उस पे है, बाकी बायलैटरल और मल्टीलैटरल है, तो उसको रिस्ट्रक्चर करना शायद इतना सेंस बनता राइट। नहीं है। बहरहाल लाइक आई सेड वी हैव टाइम। ये सारी चीजें हम जून के एंड पे ये खदशात मौजूद थे, हम उनसे आगे निकल गए। वी वर एबल टू ये अभी फिलहाल इशू नहीं है, लेकिन ये सर्टेनली इशू या डिबेटेबल टॉपिक बन सकता है अ फ्यू मंथ्स डाउन द रोड। तो उसी में बात आ जाती है कि अगर ये रिस्क नुमाया हो जाते हैं अ फ्यू मंथ्स डाउन द रोड, तो फिर तो यू कुड आर्ग्यू के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो, वो कहना कि वो रिस्क फ्री हैं, वो लाइक आई सेड अभी ये डिबेट नहीं है, बिल्कुल ठीक। लेकिन 3 से 6 महीने बाद ये हो सकती है, राइट? बिल्कुल। तो एक तो वो वाली बात हो गई, तो रिस्क तो उसमें भी फिर आ सकते हैं। बहरहाल लोग देखिए लॉन्ग टर्म एक देना पड़ेगा। इक्विटीज की अगर जहां तक बात करें तो अम, हमें लगता है कि जो वैल्यूएशंस हैं, या अगर आप ओनरशिप देखें कि अब इक्विटीज, अब वेदर इट इज इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक या फॉरेनर्स, अब बहुत सारे लोग बेच भी चुके हैं, जिसने फिक्स इनकम में जाना तो चला गया है ऑलरेडी। या तो देर इज नॉट मच फॉर सेलिंग टू गो। और दूसरा जो वैल्यूएशन है वो शायद इतनी गुंजाइश नहीं देती कि मजीद कोई यहाँ से सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो। तो शायद बहुत नीचे भी हमें नहीं लग रही है इक्विटी, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आती तो हमें कोई एक सस्टेनेबल रैली भी नजर नहीं आ रही। तो बात आपकी वही उसी पे आ जाती है कि अगर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और कॉशन ही है, तो वॉल्यूम्स के साथ यही होगा जो हमने सितंबर में देखा है कि वो ड्राई हो जाएंगे। और अंडरस्टूड। अगस्त में अच्छे वॉल्यूम्स थे बिकॉज थोड़ी क्लैरिटी आ गई थी। या एंड या सितंबर जुलाई में अच्छे थे एंड वो अगस्त में कंटिन्यू करा। या लेकिन सितंबर में जब अनसर्टनिटीज थोड़ी ज्यादा वाजे हो गई, तो आपने देखा कि वो कॉशन वॉल्यूम्स में भी आ गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। रज़ा, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में रज़ा ने हमें तफसील के साथ बताया कि जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, और जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो भी मौजूद हैं। बट देखना ये है कि ये जो गवर्नमेंट है इसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी लीगली ये अथोराइज्ड है टू टेक सर्टन डिसीशंस। मिसाल के तौर पे आईएमएफ की जो डील है या आईएमएफ का जो नया मुआहदा है, वो करने के लिए किसी 5 साला मैंडेट वाली गवर्नमेंट की ज़रूरत है। सो अगर ये इंटरम गवर्नमेंट ज़्यादा चलती है और ये चैलेंजेस इसी तरह रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान में दोबारा से संजीदा मसाइल जन्म ले सकते हैं। इस सेगमेंट में रज़ा से समझने की कोशिश करते हैं कि जो इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टर है, जिसकी तादाद ऑलरेडी बहुत कम हो गई है और जिसके साथ हमेशा यही होता है कि आपने ख़रीद लिया है तो अब और सस्ता आप बेचें या सस्टेन करें, इसके अलावा कोई दूसरा सिंड्रोम, सिचुएशन या सूरत हाल नज़र नहीं आती। जुलाई और अगस्त में रज़ा ने बताया देयर वाज सम क्लैरिटी, और जिसका नतीजा हमने देखा कि देयर वर नंबर ऑफ डेज़, कपल ऑफ डेज़ where you could have seen and you did saw the value traded above 10 billion rupees a day. However, September onward हम देखते हैं कि मार्केट ड्राई हो गई है। इंडेक्स में भी चंद स्टॉक्स हैं जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर मूवमेंट होती है। जो इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म में कितना एक्टिव रहे, मीडियम टर्म में कुछ करे या लॉन्ग टर्म में करे, ये बातें रज़ा समझने की कोशिश करते हैं इस सेगमेंट में। रज़ा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। आई थिंक आई विल टेक माय क्यू फ्रॉम जो आपने अभी मेंशन करा कि जब थोड़ी सी क्लैरिटी आई, तो इन जुलाई हमने वॉल्यूम्स का एक टर्न अराउंड देखा इन मार्केट। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो इवन इन डॉलर टर्म्स बेस्ट परफॉर्मिंग, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स थी इन जुलाई ग्लोबली। दैट इज हाउ क्विकली थिंग्स कैन चेंज। तो मसाइल अपनी जगह है, लेकिन यही है कि मतलब इक्विटीज वही वाली बात आती थी कि जब वो बाकी एसेट क्लासेस से compete कर रही है तो यू हैव टू डू अ रिस्क रिवॉर्ड, राइट? तो जहाँ
अगर आपको लग रहा है कि अगले 12 महीनों में इक्विटीज आपको 22-23% से ज़्यादा देंगी, जो कि फिक्स्ड इनकम रेट है, तो सर्टनली फिर इक्विटीज अट्रैक्टिव हो जाती हैं रिलेटिव टू मे बी अदर एसेट क्लासेस जैसे रियल एस्टेट या फिक्स्ड इनकम। Yeah. अच्छा, इक्विटीज की खूबसूरती है कि ऑब्वियसली I suppose it works both ways. Risks भी हैं, Yeah. but then let us also focus on the rewards, right? So risks तो हमने देखे हैं in the Yeah. last 4-5 years, the market really has not performed, right? बाकी asset classes उससे बेहतर ही रहे हैं. But अगर मैं reward की बात करूँ तो थोड़ी सी चीजें ठीक हुई थी, clarity ठीक हुई in July and you saw के 14-15% मार्केट बढ़ गई थी. मैं आपको हवाला देता हूँ श्रीलंका का, अगेन एन इकोनॉमी जो 1.5 साल पहले डिफॉल्ट से गुजरी है. इनफैक्ट यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का नेक्स्ट श्रीलंका. तो ये भी इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आजकल श्रीलंका में क्या हो रहा है. तो जहां वहां पिछले साल 70% इन्फ्लेशन थी, हमारी तो शायद 34-35% पे पीक करी है. तो आज अगस्त का जो उसकी डेटा आया है वो 4% आई है. तो जिस स्पीड से इन्फ्लेशन ऊपर गई थी उस स्पीड से नीचे भी आई है, इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं. दैट मार्केट ईयर टू डेट रफली जो मैंने लास्ट देखा था 50% बढ़ी हुई है डॉलर टर्म्स में, और 8.5 महीने गुजरे हैं साल के. That is how quickly the returns can come through. तो शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स जब देखें वैल्यूएशंस, मैंने आप कहा कि फैंटास्टिकली चीप है, Right. बट सिर्फ वैल्यूएशंस का सस्ता होना एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. हमें क्लैरिटी की बड़ी सख्त जरूरत है. वी आल्सो सीन के एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट पे जो हमने देखा है और अच्छी चीजें हुई हैं, लेकिन उसका भी कोई खास सा इम्पैक्ट आया नहीं. तो कोई Right. एक थर्ड इंग्रेडिएंट मिसिंग है. Yeah. And for me, that is clarity on politics. I think वो सबसे अब ज्यादा इम्पोर्टेंट इख्तियार कर गया है. तो शॉर्ट टर्म में अगर क्लैरिटी नहीं आती तो यू कैन एक्सपेक्ट रेंज बाउंड मार्केट. उसमें बेहतर ये होगा कि आप स्टॉक सिलेक्शन पे थोड़ा फोकस कर लें. वो स्टॉक्स या सेक्टर्स जिनमें कुछ ट्रिगर्स मौजूद हैं. मिसाल के तौर पे कुछ कंपनीज हैं जो बायबैक्स अंडरगो कर रही हैं, तो पता है कि एक बायर खड़ा हुआ है. Yeah. तो वो कंपनी शायद शॉर्ट टर्म में दे कैन बी अ लिटिल बिट बेटर, या जो पे आउट जिनके एक उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि हाई पे आउट, तो शॉर्ट टर्म में वो कंपनियां शायद या वो सेक्टर्स बेहतर रहें. अगर क्लैरिटी आ जाती है ओवर द मीडियम टर्म, फिर तो देखें पूरी मार्केट ही सस्ती है. लाइक आई गिव यू द श्रीलंका एग्जांपल. Yeah. तो फिर पूरी मार्केट में इस तरह की कोई अपसाइड आना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम भी पिछले 5 साल की एक पेंट अप जो पोटेंशियल है उसको एक साथ ही रीच कर लें. तो अगर वो मार्केट 50% इन ईयर जा सकती है तो यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं होगी. लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस ये है कि पॉलिटिक्स पे क्लैरिटी आए और इकोनॉमी में कंट्रोल, और ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं मेरे ख्याल में. ये आई थिंक आइसोलेशन में चल नहीं सकती. तो अगर ये क्लैरिटी आ जाए तो मीडियम टर्म में सिग्निफिकेंट अपसाइड. शॉर्ट टर्म में आई वुड से कि ऑफ कोर्स ये थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट प्रिवेल करेगा, तो सिलेक्टिवली आप थोड़ा सिलेक्टिव होकर काम करें. बट मीडियम टर्म में प्रोवाइड देयर इज क्लैरिटी तो कोई महंगी बाजार नहीं. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी चीप. अंडरस्टूड. देखिए, रज़ा ने एक बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की और मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देयर वर 22 डेज़ के जब 17 से 18% 22 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में इस बाज़ार ने दे दिए. आई कैन रेफर यू द 2008 डेटा एंड सजेस्ट कि 40% जो मार्केट गिरी थी वो 60% 2 महीनों के अंदर बढ़ गई. So our record or our market being resilient, this has a history. You talk of 2001, 2002, 2005, 2008. So our market has the capacity to fight back. और equity market सारी दुनिया में अपने अच्छे returns, short term में अच्छे returns की वजह से जानी जाती हैं. और जो रज़ा ने जो तीसरी बात कही बहुत काम की, that was about the triggers. अभी हमने रिसेंटली देखा है और उस पर हम चाहेंगे कि रज़ा के कमेंट ज़रूर लें. ये सर्कुलर डेट से एसोसिएटेड जो स्टॉक्स हैं इसकी बार बार खबरें आती थी. हमने देखा कि OGDC 76 से 118 रुपये तक, एंड देयर कपल ऑफ स्टॉक्स SSGP, SSGC जो विच वर लिंक टू दीज ट्रिगर्स. सो रज़ा, कैन यू गाइड एन इन्वेस्टर कि भाई देयर इज़ नॉट मच टू वरी अबाउट, इतनी ज़्यादा डिस्पेंडेंसी और मायूसी का भी केस नहीं है. आप डेली ट्रेडिंग से थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, अपना होराइज़न लॉन्ग टर्म में रख लें, मीडियम टर्म में रख लें, तो उसके आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. बिकॉज पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता उन चैलेंजेस के, उन मसाइल के साथ, या उनको लिंगर ऑन और नहीं कर सकता कि जो मेरी नज़र में मार्केट के ट्रिगर्स हैं.
जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इन द सेंस कि इट्स हाई टाइम नाउ एंड थोड़ी सी जिस तरह हम चीज़ें देखें तो लग ये रहा है कि ये अब एक प्रायोरिटी एरिया होगा नॉट जस्ट फॉर एनी गवर्नमेंट केयर टेकर और अदरवाइज बट ऑल्सो फॉर द IMF। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वन ऑफ द एरियाज जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है SIFC के अम्ब्रेला में कि एक सॉवरेन वेल्थ फंड होगा पाकिस्तान का, हो सकता है वो पैसे रेज करे, उसके यूनिट सेल किए जाए, तो उसके अंडरलाइंग एसेट्स में जो हमने खबरों में देखा था कि उसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज शामिल हैं। तो अगर उसको कुछ मीनिंगफुल उस फंड को या बाहर से पैसा इसमें अट्रैक्ट होगा तो नेचुरली जो उसके अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक एनर्जी जो हमारे स्टेट ओन्ड ऑयल एक्सप्लोरर्स हैं या अदर एनर्जी कंपनीज हैं उनकी वैल्यू उस वक्त तक अनलॉक नहीं होगी जब तक हम उनके मसले मसाइल हल नहीं कर देंगे। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर देम इज सर्कुलर डेट। तो ये तो एक तय होगी बात कि गवर्नमेंट की तरफ से तो पुश होगी। बीच में कुछ प्रेस में ये था कि ये एक डिविडेंड बेस्ड प्लान पेश किया गया था PDM गवर्नमेंट ने, लेकिन उस पर IMF ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आई थिंक दैट्स अंडरस्टैंडेबल, वो एक आउटगोइंग गवर्नमेंट थी। फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड केयरटेकर गवर्नमेंट भी उस प्लान को पेश करेगी टू दी IMF। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कंसर्न ये है कि क्या IMF आपको ऑन बोर्ड होगी, बिकॉज हमने अभी भी देख लिया है कि जहां तक बिजली के बिलों में रिलीफ की बात की गई तो उसने कहा ठीक है आप कर सकते हैं जो हमने सुना है, लेकिन गैस प्राइस बढ़ा के उसको कवर कर लिएगा, ऐसे नहीं करें। तो या सर्टनली अगर कोई फिजिकल कॉस्ट अटैच्ड है टू सच अ प्लान तो वो अगर हम कन्विंस कर सकें IMF को तो आई वुड से कि देयर इज स्टिल अ चांस। बट आई थिंक ओवरऑल तो सर्टनली IMF की अगर आप स्टाफ लेवल रिपोर्ट भी पढ़ें तो एनर्जी रिफॉर्म जो सर्कुलर डेट पे उसका भी जोर है। एंड फॉर द रीजन दैट आई जस्ट मेंशन गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पुश होगा। तो एनर्जी सेक्टर को सर्टनली अंडरलाइन वैल्यू एम्बेडेड वैल्यू बहुत है, बट इसको कुछ ट्रिगर्स चाहिए टू अनलॉक द ट्रू वैल्यू। उस पे मुझे लगता है कि सर्टनली फोकस है गवर्नमेंट का एंड होपफुली यू विल सी प्रोग्रेस इन दैट डायरेक्शन। और अगर इसमें देर लगती है नहीं होता तो ऑलरेडी वैल्यूएशन ऐसी हैं कि वो रिस्क को टू अ लार्ज एक्सटेंट कैप्चर कर रही हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल सर्टनली काफी है अभी भी एनर्जी में एंड ऑफ कोर्स ऑल अदर सेक्टर्स एज वेल। रज़ा ये बताएं कि सवाल तो लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इस दफ़ा जो ग्रोथ का नंबर है वो आपकी नज़र में वो क्या होगा, किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो दो चीजें हैं, एक तो देखें जहाँ तक GDP ग्रोथ की बात हुई तो लास्ट ईयर तो आई बिलीव नेगेटिव ही आए थे। इस दफा आई थिंक कंसेंसस सीम्स टू बी के तकरीबन 2 से 2.5% का एक हो सकता है। तो ये वी हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट। अगर आप सीमेंट की सेल्स देखें अगस्त में वर्सेस जुलाई या ऑटो की सेल्स देखें अगस्त वर्सेस जुलाई तो देयर हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो चोक हुई हुई थी इकोनॉमी और हमने इंपोर्ट्स बंद किए हुए थे और बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको थोड़ा हमने ईज किया था इन जुलाई एंड अगस्त। तो वो थोड़ी बेहतरी आई। बट अगेन इसका फंक्शन वही है कि जो हमने स्टेप्स लिए हुए हैं करेंसी पे अगर हमें मजीद और लेने पड़े और इकोनॉमी को चोक डाउन करना पड़े, बिकॉज अगर पैसे नहीं आते या क्लैरिटी नहीं आती तो अगेन रिजर्व आपके नीचे जाते रहेंगे तो आपको मजबूरन इकोनॉमी को मजीद स्लो करना पड़ेगा। तो अगर उस सूरत में है तो फिर ऑब्वियसली वी कुड बी लोअर देन 2%। लेकिन ये टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स कभी दिए होंगे जिसमें नेगेटिव GDP ग्रोथ आया, राइट। तो आई वुड स्टिल से कि आई वुड स्टिक टू दैट एस्टिमेट जो SBP और IMF का है कि तकरीबन 2% की GDP ग्रोथ जो सब ऑप्टिमल ग्रोथ है। फ्रेंकली स्पीकिंग लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी जो इकोनॉमी की साइज है पॉपुलेशन का वी नीड टू बी ग्रोइंग मच फास्टर। बट अभी तो बड़ी बात है कि इकोनॉमी को थोड़ा संभालना है, कंसोलिडेट करना है, फायर फाइटिंग करनी है, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट ग्रोथ इन द मीडियम टर्म। तो आई थिंक अबाउट 2% इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट। बाकी जहां तक कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आ गई तो ऑफकोर्स बड़ी कंपनियां अभी भी अच्छी प्रॉफिटेबल हैं, वेदर दे आर द बैंक्स, वेदर दे आर दी आई थिंक सीमेंट को आप प्री टैक्स बेसिस पे देखें तो ठीक है। गुड टेक्सटाइल कंपनीज स्टिल मेकिंग मनी, फर्टिलाइजर इज प्रॉफिटेबल। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी इतनी हमें घबराहट नजर नहीं आ रही। बट अगेन लाइक आई सेड इट्स अ फंक्शन ऑफ राइट
रिस्क तो है ना, जो भी है इंटरेस्ट रेट बढ़ाई नहीं सेंट्रल बैंक ने, लेकिन है तो 22%, राइट। जो कि कोई छोटा नहीं है। और करेंसी भी हमने कंट्रोल की हुई है, लेकिन पिछले 2 साल में तकरीबन 43% की एक डेप्रिसिएशन हो चुकी है वर्सेस डॉलर, तो ये कोई मामूली अमाउंट तो नहीं है। तो ऑफकोर्स प्रेशर्स हैं इकोनॉमी में, बट द फैक्ट कि अभी भी आपके कॉर्पोरेट्स खड़े हुए हैं, कोई डिफॉल्ट की लहर नहीं है मुल्क में कॉर्पोरेट साइड पे, जिस तरह की हमने शायद 2008 में देखी थी। आई थिंक या दैट शोज यू द रेजिलियंस एज वेल। या बट ऑफ कोर्स इसको इतना ना पुश करें कि जी अगर साल साल यही कंडीशंस रही तो देन सर्टेनली देयर सर्टेनली इश्यूज। ऐसा आएंगे, वो एक हद तक एक हम बर्दाश्त कर बिल्कुल सकते हैं। सही। तो वी हैव अ विंडो 3 से 6 महीने का विंडो है। या लेकिन इसमें वही इट्स अ नैरो पाथ, हम अब रिस्क ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब यहाँ से अब मिसस्टेप्स लिए जाएं। तो बिल्कुल बड़ा सही। जरूरी है कि अब यहाँ चीजें राइट राइट। कंट्रोल में लाई जाएं। नाज़रीन, रज़ा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई 2% से ज़्यादा ग्रोथ रह सकती है, और मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद उससे ज़्यादा भी बेहतरी हो सकती है, बिकॉज यू नेवर नो, पाकिस्तान में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। बट गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन, जब IMF ड्राइविंग सीट पर है और वो वज़ीर ख़जाना को कोई बिजली के बिल में भी आधा रुपया पर यूनिट भी चेंज नहीं करने दे रहे, तो ये लगता है कि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं ये 2% इज़ एटलीस्ट सस्टेनेबल। सो गिवन दिस फैक्ट, कौन से इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो कौन से सिक्लिकल्स हैं जो ड्राइविंग फैक्टर बनेंगे, वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें बेहतरी की तवक्को की जा सकती है, ये बातें हम समझने की कोशिश करेंगे रज़ा से प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले 2 सेगमेंट में रज़ा ने हमें तफसील के साथ बताया कि जो चैलेंजेस हैं अगेन वो बहुत संजीदा हैं, सूरत हाल बहुत गंभीर है, मगर ये सिचुएशन ट्रस्ट में नई नहीं है। पाकिस्तान की बाज़ार हिस्सेस और इससे वाबस्ता लोग इस सिचुएशन को बार बार फेस कर चुके हैं। बाज़ार हिस्सेस में अक्सर ऐसा होता है कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बहुत दिनों तक नहीं सस्टेन कर पाते, एंड देयर आर लॉन्ग पीरियड्स के जब कम वॉल्यूम्स के साथ बाज़ार को सस्टेन करना होता है। बट जो हमारे बाज़ार की ब्यूटी है और जो हमारी मार्केट की का तुरा इम्तियाज़ है, दैट इज़ इट्स रेजिलियंस। मार्केट फाइट्स बैक वेरी वेल, एंड देयर इज़ अ हिस्ट्री। मैंने आपको 2001, 2002, 2005 और 8 की तारीख बताई कि जब मार्केट ने 2-2 हफ्तों के अंदर, 2-2 महीनों के अंदर 60% का रिटर्न दिया है। सो अगर कोई इन्वेस्टर मायूस होकर बाज़ार से निकल जाता है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मायूसी का भी पॉइंट होता है, एक फेलियर का भी एलिमेंट होता है कि वो उस वक्त बाज़ार में नहीं था जब बाज़ार एक्चुअली परफॉर्म कर रही थी। और बाज़ार कब सेंस करती है कि कौन से ट्रिगर कब एक्टिवेट होंगे और कितना पहले बाज़ार उसको सेंस करके मूव करना शुरू करती है, ये देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द मार्केट हु अंडरस्टैंड। बट रज़ा से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इनकी नज़र में देयर आर सर्टन सेक्टर्स कि जिसके ऊपर बेट ली जा सकती है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जा सकती है, और अपना जो पोर्टफोलियो जो कि बहुत कम हो चुका है उसको सस्टेन करने के लिए किस तरह के मेजर लिए जा सकते हैं। सो रज़ा, ओवर टू यू अगेन। अच्छा साहब, ब्रेक से पहले आई थिंक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, उस पर मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा। आपने कहा कि शायद ज़्यादा देर नहीं लगती है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता टू गेट द इकोनॉमी एंड मार्केट ऑन ट्रैक, एंड आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज लेट अस नॉट फॉरगेट के एंड ऑफ द डे जिस IMF प्रोग्राम पे हमने तेजी देखी थी इन जुलाई में, उसका साइज महज $3 अरब था। और उससे पहले भी जो IMF प्रोग्राम था जो 3 साल का था, $6.5 अरब था। या जब हमने मैक्सिमम FDI देखा है पाकिस्तान में, वो शायद 5-5.5 अरब डॉलर से मजीद एक साल में उससे ज्यादा नहीं रहा। इन द ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स ये कोई बड़े अमाउंट्स नहीं है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक्चुअली इट डज नॉट टेक दैट मच कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो जो चल रही है वो वापस पटरी पे आ जाए। लेट्स पुट इट दिस वे कि वो ज्यादा देर या ज्यादा पैसे लगते नहीं है एक्चुअली। तो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कि देखिए हमने काफी रिस्क की बात कर ली, और मार्केट्स आर नॉट इम्यून, और वो सो नहीं रही है। वो मार्केट्स ऑफ कोर्स ये रिस्क
को रोज या हर मिनट हर सेकंड पे ये प्राइस कर रही होती हैं। आई थिंक जहां हम जिस मोड़ पे पहुंच गए हैं, आई थिंक लॉट ऑफ रिस्क आर ऑलरेडी इन द प्राइस, और हम कोई इस देने को तैयार ही नहीं है या उस तरफ सोच जा ही नहीं रही कि कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी निकल सकता है। लाइक जैसे मैंने खुद कहा कि हो सकता है कि वक्त लग जाए एफडीआई आने में, बट वी डोंट नो, आई मीन इट कुड हैपन वेरी क्विकली ऑल्सो। तो हमने तो पॉजिटिव सरप्राइजेस को तो खातिर में ला ही नहीं रहे कि उनकी भी ये भी कुछ होते हैं और ये भी निकल के आ सकते हैं। तो लाइक आई सेड, इट कुड ऑल फॉल इनटू प्लेस वेरी वेरी क्विकली। रिस्क अपनी जगह, लेकिन रिस्क अगर हैं तो फिर मार्केट ने करेक्शन भी ली है 50,000 49,000 49,000 के करीब से अब तकरीबन 40 के नीचे है। तो वो भी हमने देखा है। अब जहां तक देखें, लुक आई एम नॉट गोइंग टू से कि इक्विटीज मतलब ये कि सेक्टर्स और स्टॉक्स से पहले मैं बस यही कहूंगा कि आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप इक्विटीज से क्या निकालना चाह रहे हैं, राइट। तो अगर फिलहाल आपका जो एम्बिशन है वो सिर्फ यही है कि जी 20 से 25% अगर मुझे रिटर्न कमाना है, तो वो तो अभी फिक्स्ड इनकम ही दे रही है। तो इक्विटीज लेट्स ड्रिल डाउन कि जी इक्विटीज व्हेन वी से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, तो नेचुरली अगर एक रिस्क फ्री रेट या आपका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 20% से ज्यादा है, तो रिवॉर्ड फॉर इक्विटीज की थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। नाउ वी शुड बी थिंकिंग अबाउट 40-50% रिटर्न पोटेंशियल, इफ नॉट मोर। ठीक है जी, यही है ना कि इक्विटीज अगर आप, एंड अगेन कैविएट इसमें शुरू में मैंने कहा कि ये शायद हर किसी के उसमें नहीं हो टू टेक दैट लेवल ऑफ रिस्क, लेकिन अगर ये चीजें होती हैं तो वही सेक्टर्स जो कि काफी प्रेशर में रहे हैं क्योंकि वो बड़े हाई रिटर्न हाई इंटरेस्ट रेट हाईली लेवरेज सेक्टर्स होंगे, उसमें सीमेंट आ जाते हैं, स्टील आ जाते हैं, टेक्सटाइल आ जाते हैं, यू नो थिंग्स लाइक एन एफएफसीएल, यू नो बड़ा हाईली लेवरेज रहा है। सो ठीक है, तो ये सेक्टर्स या स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क आप और हाई रिवॉर्ड आप कहेंगे कि भी चीजें ठीक होती हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, करेंसी कंट्रोल में होती है, तो बिकॉज दे बीन अंडर सो मच प्रेशर, तो यही फिर आपको इनफैक्ट आप जुलाई की भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जुलाई में जो आउट परफॉर्मेंस रहा है, एक तो बैंक्स भी रहे बट ऑल्सो दी आप ये देखें कि हाईली लेवरेज सिक्लिकल ही रहे। तो आई फील कि अपना हर कोई इन्वेस्टर अपना रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा एक बना ले। अगर आपने थोड़ा कंजर्वेटिव रहना है, so certainly maybe the banks and the oil and the maybe the fertilizer is more suitable for you. लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एडवेंचरस होना है कि वाकई हमने जी आप इक्विटी इस पॉइंट पे आ गए हैं कि नहीं, आई नीड टू प्ले फॉर द 50% रिटर्न, तो आई थिंक टू एन एक्सटेंट बैंक्स उसमें शामिल हैं क्योंकि इकोनॉमी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बट देन यू विल मे बी डिफेंसिव सेक्टर्स से ज्यादा आप तरजीह देंगे द मोर एक्सपोज सिक्लिक। ठीक है, तो वो हर किसी के अपनी रिस्क एपेटाइट एंड रिटर्न पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको मार्केट से चाहिए क्या। तो डिपेंडिंग ऑन योर होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड रिटर्न जो आपको चाहिए, आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। बट देयर इज इनफ डेप्थ इन द मार्केट कि आप अपने मर्जी से थोड़ा सा यू कैन मेक पोर्टफोलियो जो आपकी रिस्क रिटर्न को फुलफिल करे। अंडरस्टूड। रज़ा, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रज़ा ने आज तफसील के साथ बताया कि वो इक्विटी इन्वेस्टर्स जो कि बाज़ार हिस्से में 48,000 के लेवल पे फंस गए हैं, ही मैंशनड एंड पॉइंट आउट एंड इन फैक्ट स्पेल्ड आउट कि ऐसे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी रिस्क एपिटाइट को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को ख़ुद बनाना चाहिए। रज़ा ने यह भी बताया कि देयर आर सर्टन सिक्लिकल सेक्टर्स, सीमेंट है, स्टील है, इन सेक्टर्स में चांदी होना ही होती है, एंड देयर नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ हिस्टोरिक पीरियड्स के जब बाज़ार ने 20-20 दिनों में 20-20% के रिटर्न्स दिए हैं। सो अगर कोई बाज़ार से निकल जाता है और फिर बाहर रहकर बाज़ार को देखता रहता है तो फिर उसके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहता। बट दैट डजंट मीन कि आप रिस्की स्टॉक्स के अंदर रिस्की सा पोर्टफोलियो बना दें। व्हाट रज़ा सजेस्टेड वाज कि आप फिक्स्ड इनकम में भी कुछ इन्वेस्टमेंट रखें और इक्विटी के सिक्लिकल्स में भी लिखें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, एंड बैंक ही सजेस्टेड वर द बेस्ट स्टॉक्स टू सस्टेन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। सो नाज़रीन, इस तरह के तज्ज़िये का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।